हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कॉट कर्व एनालिसिस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक पे वीडियो की डिमांड की थी। ठीक है, इसलिए मैंने जितना इजी वे में इसको हो सकता था समझाने की कोशिश की है। आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट समझिएगा और मेरी हर एक बात को सुनिएगा भी, क्योंकि जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगी भी। तो ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी ये नोट्स के फॉर्म में मैंने आप लोगों को मटेरियल दिया है उसको नोट भी करिएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, जिसको हम लोग कॉट कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डीएनए एब्जॉर्बेंस क्या होता है। ठीक है, डीएनए एब्जॉर्बेंस को शो करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, लिखा है न्यूक्लिक एसिड एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन दी अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये बात सबको पता है कि जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो यूवी रीजन में एब्जॉर्बेंस को शो करते हैं। जैसे अगर डीएनए मॉलिक्यूल है तो वो यूवी रीजन में अपने एब्जॉर्बेंस को शो करता है, और किस वेवलेंथ पर, 260 नैनोमीटर। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए। डीएनए एब्जॉर्बेंस शो करता है यूवी रीजन में 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल मॉडल होता है, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है। वो दो स्ट्रैंड क्या करते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बेसिस आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ओपन कम होते हैं। ठीक है, अगर इन बेसिस को हटा के अलग अलग कर दिया जाए, इस तरह से बेसिस को अलग अलग कर दिया जाए या इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया जाए कि स्ट्रैंड इस तरह से हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये यहाँ पे इस तरह से हो गया। ठीक है, तो या तो बेसिस को अलग कर दिया जाए या स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया जाए, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर खुल जाएगा तो क्या करेगा, ये ज़्यादा अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले आप लोग ये भी बात एक जान लीजिए कि डीएनए एब्जॉर्बेंस शो क्यों करता है। डीएनए में एब्जॉर्ब करने के लिए क्या, कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो डीएनए को एब्जॉर्ब, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला तो उसका जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है डीएनए में, वो पहला हो गया, जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या हो गया, जो उसकी एरोमेटिक रिंग्स होती हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स की, वो भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो पहला क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और दूसरा क्या हो गया, जो रिंग सिस्टम होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन के जो रिंग सिस्टम होते हैं, वो भी एब्जॉर्बेंस में हेल्प करते हैं। तो अब ये प्यूरिन और पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड जिससे बेसिस बने होते हैं, वो जितना ज़्यादा खुले खुले से होंगे उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेंगे। आप ऐसे ही समझ लीजिए, कोई भी चीज़ को जितना खोल के रखेंगे उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी, और किसी को बहुत पैक करके रख देंगे तो उसमें एब्जॉर्ब करने की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। उसी तरह से डीएनए में भी होता है कि जितना ज़्यादा पैक हो जाता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में, उतना ज़्यादा ही बेसिस क्या होते हैं, स्टैक कर जाते हैं, उनको ओपन नहीं हो पाते कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब करें, तो एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है। एब्जॉर्बेंस कम कहाँ हो जाती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, क्योंकि पैक हो जाते हैं तो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं। खुले खुले होंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। और जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में होते हैं या पूरी तरह से खुले हुए फ्री होते हैं न्यूक्लिक मतलब बेसिस, तो ये और ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। पूरी तरह से बेसिस खुले होंगे तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंस को शो करेंगे, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे रेडिएशंस को। सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में होंगे तो थोड़े से और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, मतलब थोड़े से और ज़्यादा, थोड़े से और कम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि एक तरह से बॉन्ड के फॉर्म में आ गए ना, पूरी तरह से ओपन नहीं, इनके बीच में बॉन्ड बन गया है तो थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर ये डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में आ जाते तो बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंस को हम किस में नापते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में नापते हैं। ठीक है, उसकी जो वैल्यूज़ लिखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में। तो ये सब मतलब ऑब्जर्व किया गया कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है
उसकी जो एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम आती है, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसकी मीडियम में आती है, और जो एकदम ही खुले बेसिस होते हैं जो किसी भी तरह की बॉन्डिंग ना किए हों उनकी मैक्सिमम आती है। ठीक है, तो अब देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और आप लोगों को समझाते जाते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द यूवी रीजन। द मोर ऑर्डर्ड द स्ट्रक्चर द लेस लाइट इज एब्जॉर्ब, मतलब जितना ऑर्डर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा, डबल हेलिक्स के फॉर्म में जितना ज़्यादा डीएनए होगा उतना ही उसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी, क्योंकि क्या होंगे, बेसिस एक तरह से बंधे होंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स एब्जॉर्ब मोर लाइट देन अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर ऑफ डीएनए और आरएनए, एंड दीज इन टर्न एब्जॉर्ब मोर लाइट देन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होंगे वो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे वो डबल स्ट्रैंडेड से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। यही चीज़ लिखी हुई जो हमने आपको अभी बताई हुई है। Therefore, double stranded DNA is said to be hypochromic and the bases are said to be hyperchromic. अब देखिए, मान लीजिए ये बेसिस हैं, फ्री बेसिस हैं, ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में बेसिस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में अरेंज हैं, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल हेलिकल मॉडल है, और इसमें बेसिस इस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा फ्री होंगे उतनी एब्जॉर्बेंस इनकी बहुत ज़्यादा होगी, जिसको हम 3 तरह से एरो में शो कर दें। इनकी एब्जॉर्बेंस क्या होगी, मीडियम होगी, और इनकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब फ्री न्यूक्लियोटाइड से डबल स्ट्रैंडेड की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एब्जॉर्बेंस कम होती जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहेंगे। और जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ चलते चले जाएंगे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ता चला जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड से हम अगर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ने लग जाएगा क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो इस शिफ्ट को हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, या हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हाइपोक्रोमिक को शो करते हैं और बेसिस हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को शो करते हैं। यही लिखा हुआ, हाइपोक्रोमिक मतलब जो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस को शो ना करें, हाइपोक्रोमिक मतलब कम शो करें एब्जॉर्बेंस को। ठीक है, और हाइपरक्रोमिक मतलब जिनकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी वो हाइपरक्रोमिक कहलाएंगे। हाइपो और हाइपर से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डीएनए की एब्जॉर्बेंस के बारे में। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अभी जो मैंने आप लोगों को बात बताई है कि किस तरह से हमारा हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट शो होता है और एब्जॉर्बेंस कैसे डिटेक्ट की जाती है, ये आप लोगों को अब मैंने बता दिया है। वही अभी आगे काम आएगा कॉट कर्व एनालिसिस में। तो देखिए कॉट कर्व एनालिसिस में करते क्या है, हम पहले कोई एक डीएनए किसी भी इंडिविजुअल का ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक ह्यूमन का ले लिया और एक थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मान लीजिए एक हमने बैक्टीरिया का ले लिया, ह्यूमन का भी ले लिया, बैक्टीरिया का भी ले लिया। अब उसमें कौन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये हम पता लगाएंगे, तो दोनों को हमें एक ही जैसा ट्रीटमेंट देना होगा। तो दोनों का हमने क्या कर लिया, मान लीजिए डीएनए आइसोलेट कर लिया। ठीक है, डीएनए आइसोलेट करने के बाद हमने उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया। जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। मतलब जो हमारे बेसेस हैं जो डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में अरेंज थे वो अब सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम हीट करेंगे जिससे वो डीनेचर होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में आ जाएगा। अब पता कैसे चलेगा, आ गया पता ऐसे चलेगा कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक एब्जॉर्बेंस को शो कर रहा होगा एक पर्टिकुलर। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी एब्जॉर्बेंस जब हम हीट करते जाते हैं तो उसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में आएगा तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हीट करते हैं उसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम पर आ जाने के बाद उसकी एब्जॉर्बेंस फर्दर नहीं बढ़ती। मतलब वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पे जब आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि अब सारे के सारे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, जब सारे के सारे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में आते हैं तो फिर उनको हम कूलिंग करते हैं उसकी, जिससे ये फिर से डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में आ जाए। उसको भी कैसे डिटेक्ट करेंगे, फिर से जो ये मैक्सिमम से अपने ओरिजिनल वाले फॉर्म में जब तक नहीं आ जाते रही, जब तक पुराने वाले एब्जॉर्बेंस वैल्यू को अचीव नहीं कर लेते तब तक हम ये मानेंगे कि पूरी तरह से डीनेचुरेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डीनेचुरेशन किया, उसके बाद हमने फिर कूलिंग करके उसको रीनेचुरेट होने के लिए अलाउ किया।
ठीक है, रीनेचुरेशन में फिर से डबल बॉन्ड उनके बीच में बन जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने ह्यूमन डीएनए का भी इसी तरह से किया और मान लीजिए हमने जो बैक्टीरिया वाले था उसका भी इसी तरह से किया, तो उसकी जो टाइमिंग्स होंगी, जो ये रीनेचुरेशन की टाइमिंग होगी, उसमें हम देखेंगे डिफरेंस आता है। ह्यूमन वाला क्या होगा, उसकी जो रीनेचुरेशन की टाइमिंग है वो अलग आएगी, ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा उसकी रीनेचुरेशन की टाइमिंग अलग आएगी। ठीक है, अब किसकी ज़्यादा आएगी किसकी कम आएगी वो भी हम देखते हैं कैसे क्या होता है। या देखिए डायग्राम बना हुआ है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसको जब हीट किया गया तो वो डीनेचर्ड डीएनए के फॉर्म में आ गया। उसके बाद जब उसका रीनेचुरेशन किया जा रहा था उसके दो स्टेप थे। पहला स्टेप स्लो स्टेप था जिसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बना रहा था, और दूसरा स्टेप क्या था जिसमें क्वाइल भी हो रहा था। तो जो पहला स्टेप था जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर था, ये स्लो स्टेप होता है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, लेकिन हमारा स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो रीनेचुरेशन का जो रेट है वो हम इसी वाले स्टेप के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसका रीनेचुरेशन का जो रेट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारा जितना, देखिए रीनेचुरेशन का रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जितने भी डीएनए हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में होंगे, ज़्यादा डीएनए होंगे अगर सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में, तो वो क्या होगा, जल्दी, अगर मान लीजिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अपने जल्दी मिल गए तो वो जल्दी जुड़ जाएंगे, और उसको ढूंढने में अगर टाइम मिला तो देर से जुड़ेंगे। तो क्या होता है, जैसे यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें कई सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, अब रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब बार बार रिपीट होने वाले सीक्वेंसेस। तो क्या होता है, जब हम सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में उसको कर देते हैं, ठीक है, रीनेचर कर देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में, जब हम कर देते हैं ह्यूमन के डीएनए को, और फिर जब उसको रीनेचुरेट करते हैं तो उसमें कई सारे फ्रेगमेंट होते हैं जो अपने काउंटर पार्ट को ईजिली क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे सीक्वेंस का रिपीटिशन होता है, एक सीक्वेंस कई बार रिपीट होता है, तो जल्दी जल्दी वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि तुरंत ही उनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मिल जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं, उसमें एक बेस जो एक स्ट्रैंड होगा उसका एक ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहीं ना कहीं होगा जिसको उसको ढूंढने में टाइम लग सकता है। ठीक है, उसको वहाँ तक जाके बॉन्डिंग करने में टाइम लग सकता है क्योंकि कम है। ठीक है, उसके जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है कम है, तो उसको एक ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके जुड़ना है जो बेसेस हैं डीनेचर्ड वाले, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस वाले होंगे जो ह्यूमन डीएनए वो जल्दी ही एसोसिएट होके रीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ह्यूमन डीएनए को रीनेचुरेट होने में कम टाइम लगेगा और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसको रीनेचुरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की कमी है और ह्यूमन डीएनए में कई सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। तो देखिए वही रेट जब हमने देखा उसको अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखें तो देखिए क्या होता है, रीनेचुरेशन रेट एंड डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम कॉट कर्व से समझते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसकी कंसंट्रेशन सी थी, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट टाइम t, देन रेट ऑफ रीनेचुरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा सी स्क्वायर के, मतलब माइनस डी सी बाई डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन डी सी बाई डी टी है वो सी स्क्वायर, मतलब जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक के आ जाएगा और के हमारा सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम माइनस डी सी बाई डी टी क्यों लगा है, प्लस क्यों नहीं लगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, वो डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में होता जाएगा, तो टाइम के साथ साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पहला वाला इक्वेशन समझ में आ गया होगा जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के ऐड हो गया, के क्या है, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम सी वाले टर्म को, ये जो सी स्क्वायर है इसको यहाँ नीचे ले आए हैं और टी को हम उधर लेके चले गए, टी वाला जो स्टेप था डी टी को उधर लेके चले गए हैं, सी को हम इधर लेके चले आए हैं।
तो हम नेक्स्ट इक्वेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, जिसमें हमने केवल क्या किया है, कुछ नहीं किया, सी स्क्वायर को हम नीचे ले आए हैं ताकि सी वाले टर्म एक साथ रहें ऊपर नीचे, और डी टी को हम उधर की तरफ ले गए हैं, तो उसके बाद हमारा ये इक्वेशन आ गया है। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हम ये मान लेंगे कि हम C0 की कंसंट्रेशन से शुरुआत किए थे, और C0 की कंसंट्रेशन से जब हम शुरुआत किए थे तो उस समय क्या था, टाइम हमारा T0 था। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कमी आती चली गई, और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी, हमारी कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हाफ रीनेचुरेशन होने में, ऐसा भी तो एक टाइम आएगा जिसमें आधे डीएनए रीनेचुरेशन होके अपना डबल स्टैंडर्ड बना लिए होंगे और आधे बच्चे रह गए होंगे। तो उस वाली कंडीशन को हमने यहाँ इमेजिन किया है जिसमें आधा काम हुआ है अभी। कि जहाँ पे आधा काम हुआ है उस कंडीशन को हमने इमेजिन किया है, तो हमारा ये स्टेप, इसको हम अपने इस वाले इक्वेशन में इस वाले से एक्सचेंज करेंगे। मतलब C/C0 की जगह हम 0.5 रखेंगे और टी की जगह टी हाफ रख देंगे, क्योंकि आधे टाइम के बाद हम मान लेंगे कि एक आधा टाइम आया जिसमें कंसंट्रेशन हमारी पहले की आधी हो गई है। ठीक है, वो आधा टाइम हम कह सकते हैं। तो हम C/C0 की जगह 0.5 यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, ये 0.5 हम यहाँ रख देंगे C/C0 की जगह, और यहाँ जो t लिखा हुआ है उसकी जगह t हाफ रख देंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा। तो एट लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, C0 t हाफ इज इक्वल टू 1/k, ये आ जाएगा। आप जहाँ पे ये C/C0 रखा है वहाँ 0.5 लिख दीजिएगा, 1/1 प्लस k C0 t हाफ हो जाएगा, t की जगह t हाफ करना है। ठीक है, तो बस आपको और कुछ नहीं करना है, बाकी C/C0 की जगह 0.5 रख के जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एट लास्ट आपका यही आएगा। आप करके एक बार देख लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर इसको आप लोगों को इंडिविजुअली भेज दूंगी कि कैसे किया गया है ये इसमें एक्सचेंज करने पे यही आएगा। ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा। तो हमारे एट लास्ट यहाँ पे मिला क्या, देखिए C0 t हाफ इज इक्वल टू 1/k। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो कंसंट्रेशन वाला कुछ जो टर्म था उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कंसंट्रेशन है वो हमारे रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उतना ज़्यादा उसका जो रीनेचुरेशन का रेट है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रीनेचुरेशन का रेट कम होगा, जितना ज़्यादा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उतनी जल्दी ही वो रीनेचर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका टाइम कम लगेगा हमारा। ठीक, तो देखिए इसमें हम नेक्स्ट आपको ये जो ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं, ये हमारा देखिए लास्ट में डिराइव होके इतना आया था। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है रीनेचुरेशन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सीक्वेंस की कॉम्प्लेक्सिटी के। मतलब सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें ज़्यादा होगी उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और वो रेट कांस्टेंट उसका क्या होगा, उतना ही कम होगा। जैसे अगर हम इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये जो हमारा रेट है इसमें अगर हम ये ड्रॉ करें कर्व, तो क्या होगा, जो ज़्यादा, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें ज़्यादा होगा, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रीनेचुरेशन कम होगा, और जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत ही कम होगा जैसे यहाँ पे, उसका क्या होगा, रीनेचुरेशन रेट ज़्यादा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो हाईली रिपीटेटिव कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे से ह्यूमन डीएनए का कंपोनेंट, वो यहाँ पे इस तरह से कहीं लाई करता है, और अगर ई कोलाई की बात करें तो यहाँ पे उसका लाई करता है। मतलब आप देखिएगा कि जो परसेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ई कोलाई में बहुत कम होगा, तभी तो यहाँ नीचे की साइड में ये आया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो रीनेचुरेशन का रेट था वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने पार्टनर को खोजने में, अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को खोजने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही टाइम ज़्यादा हो जाएगा, रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसमें ज़्यादा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसका रीनेचुरेशन रेट उतना ही कम, और जिसमें कम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसका रीनेचुरेशन रेट उतना ही ज़्यादा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉट कर्व एनालिसिस। की कॉट कर्व को देख करके हम ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का डीएनए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए में हम क्या कर सकते हैं,
देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डीएनए किस स्पीशीज़ का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम ह्यूमन ह्यूमन में ही कंपेयर नहीं करेंगे, हम अलग अलग जैसे ह्यूमन में कंपेयर कर लेंगे और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म हो कुछ, उसमें डीएनए का अमाउंट, मतलब डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, हमसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए हो। ठीक है, तो हम इस अमाउंट ऑफ डीएनए का कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है कि अगर हम ये माने कि प्रोकैरियोट में तो डीएनए बहुत कम होता है तो उसमें क्या, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी अलग चीज़ होती है, अमाउंट उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से कॉट कर्व एनालिसिस से हम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की या दो अलग अलग ग्रुप के डीएनए में कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि किसका डीएनए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसमें कम होंगे वो बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया का सिंपल होता है, ह्यूमन का कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यही है, कॉट कर्व एनालिसिस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। डेरिवेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा और बाकी इसके थ्योरी वाले पार्ट को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन रेट से हम डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगाते हैं, और इसी को हम कॉट कर्व एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आप लोग जितनी बार देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बार बार देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकता है। ठीक है, थैंक यू।